डियर स्टूडेंट, तो आज आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर आए। ये एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है जीके और जीएस के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है? यानी जो टिटिकाका झील है ये किस महाद्वीप में स्थित है? जैसे ऑप्शन है आप लोगों के समक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए है नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है एशिया, ऑप्शन नंबर डी है यूरोप। यानी तो इसमें से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है साउथ अमेरिका में जो है टिटिकाका झील स्थित है। और ये साउथ अमेरिका में जो है दो देशों को आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन? यानी कि जो टिटिकाका झील है ये, और वो कौन से दो देश हैं? एक वीरू और जो है बोल्पिया जो नाम के दो देश हैं, उन्हीं के बीच से ये होकर गुजरती है झील। इसीलिए ये दो देशों को जोड़ने का आपस में काम करती है। देखिए इसमें दिखा दिया, ये पेरू एक है, जैसे ये पेरू और ये बोल्विया, इन्हीं के बीच से ये यहाँ से होकर गुजरती है। ये जो लाल डॉटेड है यहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए ये कहाँ पर है? तो ये दो देशों को आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन सी झील? यानी कि जो टिटिकाका जो झील है वही जोड़ने का दो देशों को काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल परत है कौन सी? यानी पृथ्वी की सतह से जो निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो इसका ऑप्शन, यानी कि पहले तो ये आप लोग ये समझिए, टोटल वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? 5। यानी कि टोटल 5 परतें होती हैं वायुमंडल में। तो जो सबसे ऊपर परत होती है वो कहलाती है वायुमंडल, और जो उससे नीचे होती है वो कहलाती है आयनमंडल। फिर जो आयनमंडल से नीचे परत होती है वह कहलाती है मध्यमंडल, और जो मध्यमंडल के नीचे होती है वो समताप मंडल, और समताप मंडल के नीचे होती है क्षोभ मंडल। तो यानी सबसे पृथ्वी के निकट कौन सी होगी? पृथ्वी के निकट सबसे होगी क्षोभ मंडल। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पृथ्वी के निकट कौन सी परत है? क्षोभ मंडल है। तो यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यानी ये आप लोगों को बताना होगा जो पृथ्वी दिवस होता है, ये जो पृथ्वी दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? जैसे ऑप्शन है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन डी सी है 10 जनवरी, ऑप्शन डी है 8 अक्टूबर। यानी तो जो पृथ्वी दिवस होता है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यानी कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को भी ऑप्शन ध्यान रखने, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी दिवस से पूछा है, अगर वह पूछ दे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तब आप लोगों को 10 जनवरी यानी ऑप्शन सही करना होगा। और वह अगर पूछ दे कि 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो आप लोगों को कौन सा यानी कि लिखना है। जैसे 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है, या वह पूछ देगा वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो 14 सितंबर होता है इसको, यानी कि जैसे अलग से हम बता रहे हैं, जैसे 14 सितंबर होता है, जो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये कुछ जो है 7 अप्रैल, जैसे यानी अप्रैल के बारे में, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 21 अप्रैल को जो है नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, और जो 24 अप्रैल होता है इसको नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं के नाम से, यानी कि को मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड मलेरिया डे है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और जो है वर्ल्ड डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये रहे अप्रैल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में जो अवध है, अवध को हम किस नाम से जानते हैं? काशी के नाम से जानते हैं, कि कौशल के, कि सूरसेन, की गांधार के नाम से जानते हैं। तो जो अवध प्राचीन समय में जो अवध है इसको हम यानी कि जानते थे किस नाम से? तो ये था, यानी कि जैसे काशी है, काशी एक क्या था? ये महाजनपद था।
आसिया महाजनपद था, और जिसको अब हम किस नाम से जानते हैं, अब इसको हम जानते हैं जो है वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कौशल है इसकी यानी कि राजधानी कहाँ है, तो जो कौशल है इसकी राजधानी थी कहाँ पर, यानी श्रावस्ती में। और जो सूरसेन है, सूरसेन की राजधानी मथुरा में थी, और जो यानी ये यहाँ पर राज करते थे। जो गांधार ने थे इनकी कहाँ थी, ये तक्षशिला में थी। तो ये इसके ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, उसका नाम क्या था। यानी जो अहमदनगर की रानी बादशाह है इसका किसका विरोध, इन्होंने इसमें से किसका विरोध किसका, अकबर का किया था। तो जो ऑप्शन है आप लोगों के समझ, रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी है जीनत महल, ऑप्शन सी है चांद बीबी, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो ये जो है आप लोगों को पता होगा जो चांद बीबी है इसने ही क्या, अकबर का विरोध किया था। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चांद बीबी ने ही क्या किया था, अकबर मुगल शासक जो था उसका विरोध किया था। तो जो अकबर मुगल वंश है ये कब से कब तक चला, तो जो अकबर मुगल वंश चला था 1556 से, तो ये चला था 1556 से 1605 तक, यानी क्या चला था, मुगल वंश चला था। यानी मुगल वंश यानी चला था 1556 से 1605 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद, यानी 1971 में जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता हो गई थी, तो उस समय यानी बांग्लादेश के प्रथम पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री। तो वह आपको बताना होगी। जैसे ऑप्शन है तजाजुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी है शेख मुजीबर रहमान, ऑप्शन सी है मोहम्मद मंसूर अली, ऑप्शन डी है खालिदा जिया। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो तजाजुद्दीन अहमद थे ये उस समय के क्या थे, ये उस समय के पीएम थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जो है बांग्लादेश से कुछ सवाल बनते हैं, जैसे बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी हो गई कहाँ, ढाका में, यानी इसकी राजधानी ढाका में। और अभी हाल ही में यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति यानी क्या हिंसा हुई है, तो जो बांग्लादेश की पीएम थी वो कहाँ, भारत में आ गई थी। तो यानी और ये बांग्लादेश क्या है, ये भारत का एक पड़ोसी देश है, यानी तो इससे भारत की सीमा कितनी लगती है, तो इससे भारत की सीमा 4096 किलोमीटर तक भारत की सीमा लगती है, किससे, बांग्लादेश से। ये भी आप लोगों को याद रखना। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये तजाजुद्दीन अहमद उस समय क्या थे, पीएम थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सहकारी समिति में पालन किया जाने वाला सिद्धांत कौन सा है। यानी जो सरकारी समिति में पालन किया जाने वाला सिद्धांत कौन सा है। जैसे एक आदि वोट, ऑप्शन बी है एक आदमी एक वोट, ऑप्शन सी है कोई वोट नहीं, ऑप्शन डी है एक हिंसा का वोट। तो यानी इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका जो आंसर सही होगा यानी कि एक आदमी एक वोट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि एक आदमी का एक ही बार तो वोट डाल सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूटान भारत से कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो जो भूटान है यानी ये कितने राज्यों से जो है सीमा, भारत के कितने राज्यों से सीमा से साझा करता है। तो ये यानी कि ऑप्शन है जैसे आप समझ 3 या 2 या 4 6, तो ये 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है भारत से, कौन, भूटान। तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा। तो आप लोगों को एक ट्रिक के साथ याद रखना होगा, क्या, यानी कि इस ट्रिक से आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। तो आप लोग किस ट्रिक का नाम है, जैसे सपा, ये सिर्फ आप लोगों को याद रखना है, सपा। और इसी से यानी कि ये चारों राज्य बन जाएंगे। जैसे ऐसे होता है सिक्किम, और ए से हो जाएगा असम, और पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और फिर ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है, ये 4 राज्य हैं, और ये आपको ट्रिक याद रखनी होगी कौन सी, सपा नाम से। तो आप लोग ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, भूटान भारत के कितनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि,
यानी कि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। ऑप्शन बी है यह अत्यधिक दूषित होती है। जैव घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं। यह लाल रंग की होती है। तो कौन सा यानी कि ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो है इसके यानी कि जैसे जो लाल मिट्टी होती है इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, कम, यानी कि ये जल धारण की क्षमता इसकी कम होती है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो और ये लाल मिट्टी होती है ये कहाँ पर मिलती है, तो ये जो पहाड़ी इलाकों में मिलती है। कौन सी? लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी अत्यधिक में क्या पाया जाता है, तो लाल मिट्टी में अत्यधिक आयरन पाया जाता है, तो इसलिए ये क्या होती है, जल यानी कि जल धारण करने की क्षमता इसमें कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। यानी कि जैसे ऑप्शन नंबर ए है डल झील, ऑप्शन नंबर बी है सांवर झील, ऑप्शन नंबर सी है बेमनान झील, ऑप्शन नंबर डी है बुलर झील। तो इसमें कैसे कौन सा आंसर सही होगा, तो जो है यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि जैसे ये एक विषम है, ये सभी क्या है, झील है। यानी कि इनमें से पहले ये देखो कौन सी झील, ये सभी एक समान है। जैसे डल झील जो होती है ये क्या है, मीठे पानी की झील है। डल झील कैसी है, ये मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ यानी कि कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये झारखंड से होकर गुजरती है डल झील। अब ऑप्शन नंबर बी है सांवर झील, और ये सांवर झील है ये खारे पानी की झील है। यानी कि ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये राजस्थान के जयपुर से होकर गुजरती है। खारे पानी की झील है तो ये राजस्थान के जयपुर से होकर गुजरती है। जो बेमनान झील है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये भी एक क्या है, ये भी एक मीठे पानी की झील है बेमनान झील। और जो कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये जो है केरल से होकर गुजरती है। कौन सी? बेमनान झील। अब ऑप्शन नंबर डी है बुलर झील। अब बुलर भी झील भी कैसी है, ये भी एक मीठे पानी की झील है। ये जब मीठे पानी की झील है और ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। तो ये जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। तो ये सभी झीलें कैसी हैं, ये यानी कि जो 3 झीलें हैं इसमें से कैसी हैं, मीठी झील, डल झील, बेमनान झील, बुलर झील। और ये कैसी है, ये खारे पानी की झील है। तो ये क्या है, इन तीनों से अलग है। तो यही इसका ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी सांवर झील जो है यही एक कैसी है, ये एक खारे पानी की झील है, इसीलिए ये सही ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हबल का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? ऊष्मा से, धन से, दाब से, खगोलीय से। तो जो हबल थे यानी कि इनका नियम जो है खगोलीय से संबंधित है। तो यानी कि जो हबल थे इनका एक नियम था यानी कि खगोलीय से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो जो वेक्टर राशि है इसका उदाहरण क्या है, जैसे यानी कि इसका उदाहरण जैसे ऑप्शन आप लोग समझ, वजन, तापमान, वेग, लंबाई। यानी कि तो जो वेक्टर राशि होती है इसका उदाहरण है वेग। यानी कि वेक्टर राशि ये कैसी राशि है, यानी अदिश राशि है, सदिश राशि है। ये एक कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। और जो है ये एक सदिश राशि है। और आप लोगों को बता दें यानी कि कुछ राशियों को याद करने की ट्रिक, जैसे ये कौन सी राशियाँ, यानी कि ये सदिश राशियाँ और ये अदिश राशियाँ। सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक है अस भव्य विविध। यानी कि ये आप लोग आ से आवेग, सा से संवेग, वा से वार, वा से विस्थापन, विवेक। अब आ गया विविध, वा से वेग, और वा बकरी, और जो बकरी वाला वा होता है उससे होते हैं क्या, जो है बल। और ता से त्वरण आया। तो ये क्या है, ये हैं सभी सदिश राशियाँ। अस भव्य विविध नाम से आप लोग को याद रखनी है। अब जैसे दादू, जो सदिश अदिश राशियों को याद करने की है, दादू की को आद्यता की चाबी उषा ने दी। दादू को आर्द्रता की चाबी किसने दी, उषा ने। दा से दाब, दू से दूरी,
का से कार, आ से आयतन, और द्रव्यमान, ता से ताप होता है। और जो की तो कार्य हो गया चाबी, चाल हो गया विद्युत धारा, उ से ऊर्जा, और सा से समय। तो ये सभी ट्रिक है किसकी, राशियाँ याद करने की, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की समझ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो जैसे ऑप्शन आप लोग समझ 100 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 30 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 34 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 32 फ़ारेनहाइट। यानी कि तो जो 0 डिग्री होता है ये कितने, तो आप लोगों को इस सूत्र से ये क्या है निकालना होगा। आप लोगों को क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ तक आप लोगों को क्या लेना है, ये वाला फार्मूला सिर्फ इतना लेना है। तो जो है सी का मान कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सेंटीग्रेड कितना 0 दिया गया, तो 0 ही रखेंगे। अब यही आप लोगों को निकालना है। तो जो एफ यानी कि यहाँ पर क्या 0 रख देंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, यानी कि हल करेंगे। तब सॉरी यहाँ पे तो फ़ारेनहाइट से हमें निकालना है, ये तो हमें सेंटीग्रेड की जगह पर क्या 0 रखना है। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तब इसका हम क्या, यानी कि इसमें जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि जो 0 है यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसका जब इसमें क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, 9 का 0 में भाग करेंगे, क्या आएगा 0। और 0 को जब यानी कि इसमें गुणा करेंगे, 5 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 0। और 0 अब यहाँ पर क्या है बराबर, अब एफ, और जो एफ 32/9, ये इस तरह से अब बन गया। अब इसको हम किस तरह से, यानी कि सॉरी इसका तो इसमें भाग ही कर दिया, ये 9 का से इस तरह से है ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे। तो जब ये किसका है, माइनस का है अभी जब माइनस है तो एफ इस तरफ लाएंगे, तो ये अब किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यानी कि प्लस के 32 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी यानी कि ये 32 यानी डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। कौन सा, ये। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, यानी कि अब यहाँ पर डिग्री नहीं 32 फ़ारेनहाइट के बराबर ये होगा। तो ये आपका ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये बिल्कुल सही है। तो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये फ़ारेनहाइट के कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं किस तरह से अभी हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से विषम को चुनिए, यानी इसमें से कौन सा विषम है। जैसे ऑप्शन है पारा, ऑप्शन बी पारद या किक सिल्वर, ऑप्शन सी है हाइड्रागायरम, ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर सही होगा जैसे पारा हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, यानी पारद या किक सिल्वर इसी को बोलते हैं, और हाइड्रागायरम भी इसी को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये क्या है, ये एक अलग है, ये यानी कि एक हाइड्रोजन परिवार का तत्व होता है क्या, ब्रोमीन, और ये एक हाइड्रोजन परिवार का तत्व, और ये जो है एक द्रव अधातु है, और ये सभी क्या हैं, द्रव धातुएं हैं। तो इसलिए ये क्या है, इन सभी से अलग है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय तत्व नहीं है। ऑप्शन है आप लोग समझ, जैसे सोडियम हो गया, ऑप्शन ए बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी सल्फर। तो इसमें कौन सा ये क्षारीय तत्व नहीं है। तो जैसे कौन सा, कि ये ऑप्शन आप लोगों के समझ हैं, यानी कि आप लोगों को याद रखना है क्या, जैसे जो सल्फर होता है ये एक ऐसा है क्षारीय तत्व नहीं है, सल्फर जो है ये एक क्षारीय तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है। तो जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है इसका दूसरा नाम, जैसे ऑप्शन है आप लोगों के डीएनए अंगुली मुद्रण, ऑप्शन बी है डीएनए संपादन, ऑप्शन सी है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी है वंशाणु उपचार। तो इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा,
तो जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए जो अनुवांशिकी है इसके जनक कौन थे। तो अनुवांशिक के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको क्या कहते हैं, अनुवांशिक का जनक। और इन्होंने सबसे पहले ये अपना प्रयोग किस पर किया था, तो ये एक मटर के पौधे पर इन्होंने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है इसका ऑप्शन। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो ये मनुष्य में हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पर स्थित है, जैसे ऑप्शन है यकृत के ठीक नीचे, ऑप्शन बी है श्वास नली से जुड़ी, ऑप्शन सी है गर्दन के निचले हिस्से में, ऑप्शन डी है मस्तिष्क में उपस्थित। यानी कि तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो हाइपोथैलेमस होता है ये मस्तिष्क में ही उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। आप लोगों को दिखा दें हम, ये देखिए चित्र के फिगर के द्वारा, ये देखिए यहाँ पर क्या है, हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर उपस्थित है। तो ये आप लोगों को क्या याद रखनी, यानी कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर होती है, मस्तिष्क में होती है। को इसमें ये हम बता दें, जैसे यकृत के ठीक नीचे क्या होता है, यकृत के जो ठीक नीचे होता है वो होता है अग्नाशय। तो ये भी आप लोगों को याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो श्वास नली होती है इससे यानी कि जुड़ी क्या होती है, इससे जुड़ी होती है थायराइड, यानी थायराइड से क्या जुड़ी हुई होती है। और जो मस्तिष्क होता है वो तो पता ही है, यानी कि तो इस तरह से आप लोगों को क्या ये याद रखने हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है, जैसे ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। यानी कि तो ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ का ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। ये है जो है ये है क्या, ये सोमनाथ का मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। बहुत ही भाग्यशाली यानी कि ये क्या है, मंदिर है। तो इसका आंसर यही होगा क्या, गुजरात में ये मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एमआरआई का किसका संक्षिप्त रूप है। तो एमआरआई है, तो जो एमआरआई है ये किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये आप लोगों को क्या बताना होगा। ये जैसे ऑप्शन है आप लोगों को समझ, मेडिकल रिसर्च सूचना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन सी है मीडिया रिसर्च सूचना, ऑप्शन डी है मेडिकल रिसर्च इमेजिंग। तो इसका सही आंसर है यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये आप लोगों को क्या याद रखना, और ये किससे है, ये एक डॉक्टरी के से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन है इससे 9 राज्य, 7 राज्य, 5 राज्य, 8 राज्य। तो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि जो कर्क रेखा होती है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो जैसे नंबर 1 पर आएगा यानी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अब यानी कि इसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, और फिर आता है त्रिपुरा, और सबसे बाद में यानी कि मिजोरम। तो ये क्या हुआ, ये 8 राज्य हो गए आपके इम्पोर्टेंट। तो देख लेते हैं हम फिर से, यानी किस तरह से कर्क रेखा निकलती है। देखिए इसमें आप लोगों को दिखाई देगा, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो ये क्या हुए, 8 राज्य हो गए आपके। यहाँ से ये देखिए कर्क रेखा जा रही है। तो ये क्या है, कर्क रेखा कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो नेपाल है यानी कि ये
भारत के ऑप्शन कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है 6 राज्य, ऑप्शन बी है 5 राज्य, ऑप्शन सी है 4 राज्य, ऑप्शन डी है 8 राज्य। तो यानी कि आप लोगों को ट्रिक से याद करना है। तो जो नेपाल है यानी कि इसके लिए कौन सी ट्रिक है? आप लोगों को यूपी यानी कि यूपी वाली बस के नाम से याद करना है। क्या? यूपी वाली बस। यानी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? 5 राज्यों के साथ। तो इन्हीं 5 लेटर से आपको याद करना है ये देश, यूपी वाली बस के नाम से याद करना है। तो जो यू यानी कि यू से होता है उत्तराखंड, और पी से हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, और यू से उत्तराखंड, और सी से सिक्किम, एस से सिक्किम। तो आप लोगों को ये याद करना है कि पहला हो गया उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। ये क्या है? ये हैं भारत के यानी कि राज्य, और जो सीमा करते हैं साझा किससे? नेपाल से। एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की जो राजधानी है वो होगी कहाँ पर? काठमांडू में। तो ये यहाँ पर क्या है? नेपाल की राजधानी। ये भी आप लोगों को क्या याद करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि कहाँ दी गई थी? तो जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न की जो है उपाधि, ऑप्शन है से इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, ब्रिटेन में। तो ये इनको मिली थी अब ब्रिटेन में। और ये कब मिली थी? जब गांधी जी दूसरे गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, तब गांधी जी गए थे। तो वहीं पर यानी कि ये कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। तो वहीं पर यानी कि इनको ये उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। तो इसमें देख लीजिए ये क्या है? जैसे गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय, ये आप लोगों को याद रखने हैं। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, और तृतीय कब हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैन धर्म के किस गुरु पर महिला एवं पुरुष होने का विवाद है? यानी कि कौन से पुरुष थे जैन धर्म को जिसको यानी कि यही नहीं पता हो पाया कि ये महिला है कि पुरुष, उसी पर यानी कि विवाद चलता रहा। तो जैसे ऑप्शन है जैसे क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन यानी कि जो ए पहले गुरु थे वो कि 24वें गुरु, के 23वें गुरु, कि 19वें गुरु। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो जो जैन धर्म के गुरु थे यानी कि 19वें गुरु, उन पर ये विवाद था, ये महिला या पुरुष होने का विवाद था। और ये कौन थे? तो ये जो है 19वें गुरु थे मल्लिनाथ, यानी कि ये मल्लिनाथ गुरु थे। इन्हीं पर किसका महिला या पुरुष होने का विवाद चल रहा है, यानी पता ही नहीं चला। तो जैसे 19वें, अब प्रथम गुरु कौन थे जैन धर्म के? तो जो प्रथम गुरु थे वो कहलाते थे ऋषिदेव, यानी कि ऋषिदेव थे प्रथम गुरु। और जैन धर्म के जो कुल कितने गुरु हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 गुरु हुए। ये भी आप लोगों को क्या याद करना है। और जैन धर्म के 24वें गुरु कौन हुए? तो जैन धर्म के जो 24वें गुरु हुए वो हुए कौन? महावीर हुए थे। और जैन धर्म के इसमें ऑप्शन सी में है 23वें। और जैन धर्म के 23वें गुरु कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यानी कि इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा 19, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या कमेंट बॉक्स में देना होगा। लोथल किस नदी के किनारे यानी कि स्थित एक बंदरगाह था? यानी कि किस नदी के किनारे स्थित है जो कि बंदरगाह को? जैसे ऑप्शन है दास नदी, ऑप्शन बी है रावी नदी, ऑप्शन सी है सिंधु नदी, ऑप्शन डी है भोगवा नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं पता है तो भी कमेंट करके बताइए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हम अगली वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें इसका आंसर आप लोगों को बता देंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद प्यारे दोस्तों।